हेलो एवरीवन। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। बीएफएसआई सेक्टर के पिछले क्लास में हम लोगों ने जो भी हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स थे उसके बारे में जाना, जो कि मैं आप लोग को बता दूं कि हमारा जो कंटेंट्स थे, अध्याय 1 था बीएफएसआई सेक्टर का विस्तृत परिचय, ये हम लोगों ने जाना। चैप्टर 2 बैंकिंग ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। चैप्टर 3 वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। चैप्टर 4 फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। चैप्टर 5 रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। चैप्टर 6 फिनटेक रिवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा। चैप्टर 7 मैंने आप लोगों को बताया रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग क्या होता है। चैप्टर 8 में हमने बताया वही निवेश बैंकिंग जो था, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना या स्टॉक परचेज करना या म्यूचुअल फंड में या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना, मैंने आप लोगों को बताया। चैप्टर 9 में हम लोगों ने बताया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर जो होते हैं, मैनेजमेंट होता है, वो मैनेजर का क्या काम होता है, किस तरीके से होता है। और लास्ट अध्याय में मैंने बताया कि बीएफएसआई सेक्टर में करियर हम कैसे बना सकते हैं। देखिए, आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एनबीएफसी बैंक हैं जो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आप लोगों को करियर बनाने में। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, और आपको ग्राहक से बात करने आ रहा है, तो आप इतना समझ लीजिए कि मिनिमम 15,000 की सैलरी तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे बैंक हैं, बहुत सारे नॉन फिनेंशियल बैंक हैं, ठीक है, जो आपको जॉब देने के लिए एग्री है। आपके पास बस सॉफ्ट स्किल अच्छे होने चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपको बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपको इंग्लिश की थोड़ी बहुत पकड़ होनी चाहिए कि हम इंग्लिश में एक एप्लीकेशन लिख सके, इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखना लिखा हुआ पढ़ सके, इंग्लिश में कंटेंट को पढ़ सके, उसको समझ सके, उसको सामने वाले को समझा सके। इस बिहार पे हम लोग एक अच्छा सा अपना करियर बना सकते हैं। और धीरे धीरे इस करियर में जब हमारे पास एक्सपीरियंस आती जाएंगी तो हमारी सैलरी भी इंक्रीज करती जाएंगी। इस सेक्टर में ना, इस सेक्टर में क्या है कि एक फिक्स सैलरी के साथ साथ में आपका इंसेंटिव भी मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई लड़का एसबीआई में जॉब कर रहा है, क्रेडिट कार्ड एनालिस्ट है या क्रेडिट कार्ड को सेल करने वाला है, ठीक है, या सीआरएम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर है। उसकी सैलरी मान लीजिए कि है, स्टार्टिंग सैलरी 15,000 रुपए है, ठीक है। तो बैंक तो उसको 15,000 रुपए देगी ही देगी, साथ में साथ ये कहती है कि अगर आप एक महीना में 20 लोगों को क्रेडिट कार्ड सेल कर देते हैं तो इतना इंसेंटिव भी आपको मिलेगा। तो इससे फायदा ये होता है कि हम अपने इंसेंटिव के चक्कर में ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, और इंसेंटिव के साथ साथ में अपने एक्सपीरियंस को, अपने पर्सनैलिटी को, अपने करियर को भी ग्रो कराते हैं। तो बीएफएसआई सेक्टर में जो आप लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बातें यही है कि आप पढ़ाई के साथ साथ में इस सेक्टर में करियर बनाने के बारे में सोचें कि हम इस सेक्टर में कैसे करियर बना सकते हैं। इसमें रिसेप्शन पे भी आपका वर्क हो सकता है, सीआरएम पर भी आपका वर्क हो सकता है, मार्केटिंग में भी आपका वर्क हो सकता है। तो ये आपके एलिजिबिलिटी और आपके जो नॉलेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पोस्ट मिलना चाहिए और कितनी सैलरी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके डिग्री से कोई मतलब नहीं है, इसमें आपके स्किल से मतलब है, इसके आप में पर्सनालिटी से मतलब है, इसके में आपके डिजायर से मतलब है कि आप डिजायरेबल है कि नहीं है, आप इसमें इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। कोई भी काम आपके लिए या मेरे लिए छोटा या बड़ा नहीं है। हम जिस काम में मेरा इंटरेस्ट है, जिस काम में मेरा मन लगता है, अगर उस काम में हम आगे बढ़े तो वो काम हमारे लिए बड़ा है और वो काम में हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। चाहे वो एक चाय की दुकान हो, चाहे वो एक नाई की दुकान हो, चाहे वो एक कपड़ा का शोरूम हो, चाहे एक कपड़ा का छोटा सा दुकान हो, चाहे एक 20 बच्चों से मतलब एक 20 बच्चों से शुरू किया हुआ ट्यूशन सेंटर हो, चाहे वो 200 बच्चों से शुरू किया गया ट्यूशन सेंटर हो। हमारे जो कैरियर हैं वो बिल्कुल हमारे नॉलेज पे, हमारे इंटरेस्ट पे और हमारे डेडिकेशन पे डिपेंड करता है कि हम किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और कितना आगे जाना चाहते हैं। तो इस बीएफएसआई सेक्टर में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ लास्ट क्लास में, जो आपको आने वाले समय में फायदेमंद होंगे, आपके व्यवहारिक जीवन में फायदेमंद साबित होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग यूपीआई करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं कि स्कैनर दीजिए, स्कैन करके यूपीआई कर रहे हैं, तो यूपीआई का तो सबसे पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए कि यूपीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, और इसको जो रेगुलेट करती है संस्था,
वो करती है एनपीसीआई, मतलब कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। ये सारे यूपीआई जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो भीम ऐप हो, कोई भी हो, सबको रेगुलेट कौन करता है? एनपीसीआई करती है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है कि कोई इसमें फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रहा है, कोई इसमें लेके भागने वाला तो नहीं है, बच्चों का पैसा, लोगों का पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरीके के जो चीजें हैं इसको ये रेगुलेट करता है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि अभी सबसे अच्छा हम लोग का कैरियर में ऑप्शन आता है एनबीएफसी का। एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो आपके कंपनियां होती हैं उसको हम लोग एनबीएफसी बोलते हैं। जहां पे हमारा पैसे के लेन देन नहीं होता है, वहां वहां पे धन नहीं लिया जाता है, केवल धन दिया जाता है। एनबीएफसी में धन लिया नहीं जाता है, धन दिया जाता है, मतलब आपको लोन दिया जाता है, ऋण दिया जाता है, कर्ज दिया जाता है। इसको हम लोग एनबीएफसी बोलते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग हाउसिंग लोन देने वाला अलग है, खेती का लोन देने वाला अलग है, बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन देने वाला अलग है। ये सारी जो चीजें होती हैं सारी एनबीएफसी में आती है। एनबीएफसी कंपनी भी बहुत अच्छी कंपनियां होती हैं। अब देखिए मैं कुछ फैक्ट्स आप लोगों के बीच बता रहा हूँ, कुछ ऐसी फैक्ट्स हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है हम लोगों को अपने डे टू डे लाइफ में, कि भाई हम पेमेंट कर रहे हैं कहीं पे यूपीआई के माध्यम से। आजकल साइबर देख ही रहे हैं कि कितना साइबर क्राइम बढ़ा हुआ है। तो भाई कुछ भी आपके पास आए, आपके व्हाट्सएप पे, आपके मैसेज पे, अननोन नंबर से कुछ भी आए कि भैया इस लिंक को क्लिक कीजिए तो आपको ये हो जाएगा, लिंक को क्लिक करना ही नहीं है। क्योंकि होता क्या है ना कि साइबर वाले जो ठगी करने वाले लोग होते हैं आपको एक लिंक क्रिएट करके दे देंगे। जैसे कि आपको दे दिए आपके गाड़ी के चालान के नाम से, आपको लगेगा अरे भाई मेरा गाड़ी तो कल हाईवे पे गया था, आज लगता है चालान कट गया है। आप जैसे ही उसको क्लिक कीजिएगा तो आप उसको एक्सेस दे दिए कि आप मेरे अकाउंट से पैसा काट लीजिए, और आपके अकाउंट से 5,000, 8,000, 10,000 रुपए कट जाएंगे। तो अवेयर भी रहना है। इस डिजिटलाइजेशन के जमाने में, डिजिटल इंडिया के जमाने में आपको अवेयर भी रहना है कि किसी भी प्रकार का अनजान नंबर से आया हुआ कॉल, अनजान नंबर से आया हुआ लिंक या ओटीपी किसी को शेयर नहीं करना है, चाहे वो किसी भी हाल में शेयर नहीं करना है। अगर कोई आपसे कहे भी कि हमको ओटीपी शेयर कीजिए, आपके पिताजी बोले हैं, आपके भैया बोले हैं, बहुत जरूरी है, आप पहले अपने पिताजी और भैया से कंफर्म होइए, उसके बाद में ओटीपी शेयर कीजिए, और नहीं तो बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि ठगी करने वाले ना बहुत हाईटेक हो गए हैं। तो इसको रोका कैसे जा सकता है? अवेयर होके। हम अवेयर हो जाएंगे, आप अवेयर हो जाएंगे, ठगी रुक जाएगी। हम लोग किसी चीज के लालच में, जैसे आ गया किसी को लॉटरी का लिंक आ गया कि आपने लॉटरी जीता है, आपने ड्रीम इलेवन में 1 करोड़ रुपया जीता है, आप खुश हो गए, अरे भाई हम तो कल ही ड्रीम इलेवन में इतना रुपया लगाए थे, लगता है कि हम जीत गए हैं। आप जैसे उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, ओपन कीजिएगा, वैसे ही आप परमिशन दे दिए सामने वाले को कि आप मेरे अकाउंट से पैसा निकालिए, वो आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेगा। इससे हम लोग को बचना है। ठीक है। अच्छा एक बात और आप लोगों से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब तो अवेयर, सभी बच्चे अवेयर हो गए हैं लगभग लगभग, कि भैया अनजान लिंक को नहीं टच करना है, अनजान फोटो को नहीं खोलना है, या किसी को ओटीपी नहीं शेयर करना है। ठीक है। देखिए मैं आप लोग को दो चीज बताता हूँ। ठीक है। आप लोग देखे होंगे मार्केट में कि कुछ एटीएम आप लोग को मिले होंगे जहां पे लिखा होता है पंजाब नेशनल बैंक, या लिखा होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या लिखा होता है एचडीएफसी, या लिखा होता है बैंक ऑफ बड़ौदा, या लिखा होता है एक्सिस बैंक एटीएम के बाहर। ठीक है। और कहीं कहीं आप देखे होंगे कि कुछ एटीएम जो होंगे वो इंडी कैश के नाम से होंगे, कुछ जो एटीएम होंगे वो मुथूट के नाम से होंगे। ठीक है। इंडी कैश जो होता है वो टाटा का एटीएम है। ठीक है ना। आप लोग अलग अलग तरीकों के एटीएम देखे होंगे जो किसी बैंक के नाम से नहीं होगा, वो किसी और के नाम से होगा। तो देखिए आप लोग ये चीज जानिए, ये जानना जरूरी है कि जो एटीएम बैंक के होते हैं अपने पर्सनल, उनके आगे बैंक का नाम लिखा होता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा है तो स्टेट बैंक का है, एचडीएफसी लिखा है तो एचडीएफसी का है। और ऐसे एटीएम को हम लोग ब्राउन लेवल एटीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राउन लेवल एटीएम बोलते हैं। ठीक है। जो बैंक का एटीएम हो, बैंक उसको रेगुलेट कर रहा हो, वो है ब्राउन लेवल एटीएम। अब जो जो एटीएम के सामने बैंक का नाम ना लिखा हो, इंडी कैश लिखा हो जो टाटा का है, या मुथूट लिखा हो, या कोई अन्य ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हो,
वैसे एटीएम को हम लोग व्हाइट लेवल एटीएम बोलते हैं। व्हाइट लेवल एटीएम क्या होता है? बैंक और कस्टमर दोनों के बीच का एक कड़ी होता है कि भैया आइए, आपके पास अगर डेबिट कार्ड है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो हमसे पैसा निकाल के ले जाइए। ऐसा नहीं है कि वो पैसा आपको नहीं देगा, पैसा आपको देगा। किसी बैंक का एटीएम कार्ड लेके जाइए, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेके जाइए, आपके पैसे निकलेंगे, पैसे आपको मिलेंगे। लेकिन वो बैंक का नहीं होता है, वो व्हाइट लेवल एटीएम उसे बोला जाता है। ठीक है, व्हाइट लेवल एटीएम को आरबीआई ही रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही रेगुलेट करता है। ठीक है, उसमें वो करता क्या है कि भाई कुछ बैंक से मिल गया उसको कमीशन, कुछ हम लोगों से मिल गया, इस पे वो काम करता है और लोगों को बीच सुविधा मुहैया कराता है। बैंक को भी टेंशन नहीं है कि भैया हर जगह हम अपना ही एटीएम खोलें, आप भी खोल लीजिए, अच्छा है, मेरा इन्वेस्टमेंट बच गया। तो दो तरीके के एटीएम होते हैं, एक होते हैं ब्राउन लेवल एटीएम और एक होते हैं व्हाइट लेवल एटीएम। ब्राउन लेवल एटीएम क्या होता है? वो बैंक का होता है, अपना पर्सनल होता है। और व्हाइट लेवल जो होते हैं वो प्राइवेट कंपनियां की होती हैं, अलग अलग संस्था की होती हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको टाटा इंडिकैश के नाम से मिलेगा, कहीं मुथूट के नाम से मिलेगा, कहीं प्रिज्म के नाम से मिलेगा। इस तरीके से आपको एटीएम मिलेंगे, व्हाइट लेवल एटीएम मिलेंगे। और एक चीज जान लीजिए कि अगर आप कहिएगा कि सर तब तो व्हाइट लेवल एटीएम हम भी स्थापित कर लेंगे अपने नाम से, नहीं। जब आप कोई भी व्हाइट लेवल एटीएम के लिए अप्लाई करते हैं या आप एक संस्था बनाते हैं कि भैया हम भी व्हाइट लेवल एटीएम लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपको जो है 100 करोड़ रुपया आरबीआई को फिक्स डिपॉजिट करके दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास 100 करोड़ रुपया जो है वो एकदम फिक्स्ड है। क्यों आरबीआई कराता है? क्योंकि अगर आप डिफॉल्टर हुए या आप लोगों का पैसा लेके भागना चाहे, तो आपका 100 करोड़ रुपया मेरे पास है, हम इसी 100 करोड़ रुपया से लोगों का पैसा नहीं चुका देंगे, आप भागिए, कोई हमको दिक्कत नहीं है। तो व्हाइट लेवल एटीएम कोई आसानी से नहीं खोल पाएगा, उसके लिए 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी आपको। उसी तरीके से आप लोगों ने रिसेंट में देखा होगा कि बंधन बैंक, पहले वो बैंक नहीं था, पहले वो फाइनेंशियल सर्विसेज देता था। जैसे लोगों को लोन प्रोवाइड करता था, छोटे छोटे लोगों को लोन प्रोवाइड करता था, 5,000 का लोन, 10,000 का लोन, 5,000 का लोन, 8,000 का लोन, 10,000 का लोन, ऐसे छोटे छोटे। आज भी आप लोग देखे होंगे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है गांव में, जिसे हम लोग समूह बोलते हैं, तो समूह के लोगों को जो मैक्सिमम लोन प्रोवाइड करता है वो बंधन बैंक प्रोवाइड करता है। क्योंकि बंधन बैंक का जन्म ही हुआ था लोगों को ऋण देने के लिए, और बहुत नहीं, 2,000 रुपया ऋण देता था, लोन 2,000 रुपए का लोन देता था, 5,000 का लोन देता था। बाद में उसने आरबीआई से बात करके आरबीआई के अंडर अपना रजिस्ट्रेशन करा के एक बैंक बना लिया, बंधन बैंक। अब वहां से आप पैसा निकाल भी सकते हैं, आपका पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है, सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, करंट अकाउंट भी हो सकता है। पहले वो एनबीएफसी में था, एनबीएफसी में मैंने क्या बोला था कि वो धन लेगा नहीं, केवल धन देगा। तो पहले बंधन बैंक क्या था? एनबीएफसी था। अब क्या हो गया? वो बैंक हो गया, कोर बैंकिंग में आ गया वो। ठीक है, तो ये बैंकिंग में भी आप फर्क समझ गए कि एनबीएफसी क्या होता है और कोर बैंकिंग क्या होता है। मतलब कि बंधन बैंक पहले एनबीएफसी था, वो पैसा किसी से ले नहीं सकता था, केवल लोन देता था। लेकिन बाद में उसने क्या किया? आरबीआई से बात किया, अपना रजिस्ट्रेशन कराया, और उसने क्या किया कि अपना कोर बैंकिंग में अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया। मतलब कि अब हमारे यहाँ लोग जाएंगे और बैंक भी ओपन करे, सेविंग अकाउंट भी ओपन करेंगे, करंट अकाउंट भी ओपन करेंगे, और पैसे का लेन देन भी जारी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो है एनबीएफसी से कोर बैंकिंग में आ गए। अब देखिए मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को कि बहुत लोग बोलेंगे सर सब तो बता दिए, लेकिन अभी तक हम बचत खाता नहीं समझ पाए क्या होता है, चालू खाता नहीं समझ पाए क्या होता है। देखिए, बचत खाता जो है ना, वो आम लोगों के लिए होता है। मतलब आम लोग ये इन द सेंस कि जिसको डेली पैसा डालना निकालना नहीं है। एक दिन पैसा डिपॉजिट कर दिए, बहुत बाद निकालेंगे, जरूरत पड़ेगा तो उसमें से निकासी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, उस पर ब्याज दर जो है वो 4% के आसपास मिलती है, कभी ज्यादा भी होती है, कभी कम भी होती है। अब आता है जो करेंट अकाउंट, चालू खाता। चालू खाता क्या होता है? ये व्यापारियों के लिए होता है। क्योंकि व्यापारी का क्या होता है, रोज कुछ ना कुछ पैसा आता है, कुछ ना कुछ डिपॉजिट करेगा, अगले दिन फिर वो कहीं ऑर्डर लगाएगा अपना रॉ मटेरियल मंगाने के लिए, तो फिर पैसा निकासी भी करेगा। तो डेली बेसिस पे पैसा डालने और निकालने के लिए चालू खाता का उपयोग किया जाता है। और
बचत खाते में क्या होते हैं कि पैसा डाल दिए, बचत का नाम ही है, डाल दिए तो भूल गए कि पैसा भी डाले हैं, बचत हम रखिए उसको उसी में। ठीक है, ऐसे दोनों में कोई मेजर डिफरेंसेज नहीं है, सर्विसेज में डिफरेंसेज है, लेकिन उसके फीचर्स में कोई डिफरेंसेज नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग को पता है कि एक बैंक होते हैं सहकारी बैंक। सहकारी बैंक का मतलब होता है कोऑपरेटिव बैंक, आप लोग नाम सुने होंगे, कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक। ठीक है, सहकारी बैंक क्या है? सहकारी बैंक छोटे छोटे बैंक होते हैं जो राज्य सरकारी सहकारी बैंक हो गए, जिला के सहकारी बैंक हो गए, ग्रामीण सहकारी बैंक हो गए। ठीक है, ये छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए बना था सहकारी बैंक। अभी तो उसके थोड़ा सा जो ट्रेंड है कम हो गया सहकारी बैंक का, नहीं तो एक जमाने में सहकारी बैंक ही मतलब बहुत एक मजबूत स्तंभ हुआ करता था कोर बैंकिंग का। आप लोग भी सुने होंगे कि आप लोग के गांव में कोऑपरेटिव बैंक तो होगा, लेकिन एसबीआई नहीं था, पीएनबी नहीं था। आपके बाजार में भी जैसे लोकल मार्केट में भी एसबीआई पीएनबी बैंक नहीं था, लेकिन सहकारी बैंक आपको मिल जाएंगे, कोऑपरेटिव बैंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके जो बैंकिंग है, एक सहकारी बैंक भी इसमें हम ऐड करा दिए आप लोग को बैंकिंग सेक्टर में, कि इसको भी आप लोग समझ समझ लीजिए कि सहकारी बैंक क्या होते हैं और किस तरीके से अपना गांव में और जिला में, ग्रामीण एरिया में इसको बनाया गया था लोगों को सुविधा देने के लिए। तो हम लोग जो बात की है पूरे के पूरे ये बीएफएसआई सेक्टर पे जो बात की है हम लोग इस इंटर्नशिप के 120 घंटे के क्लास में, देखिए ये क्लासेज तो 120 घंटे के नहीं है, लेकिन जो आप लोग का टास्क दिया गया है, जो आप लोग का उसमें असाइनमेंट दिया गया है, जो आप लोग का उसमें केस स्टडी दिया गया है, उन सब चीजों को मिला के अगर आप उसको अच्छे से स्टडी करें, उस केस स्टडी को पढ़ें, उस जो आप लोग को टास्क दिया गया है उस टास्क को पूरा करें, तो आपको 120 घंटे से ज्यादा के हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो मेन मकसद था बीएफआई सेक्टर में आप लोग को पढ़ाने का यही था कि आप लोग बीएफएसआई सेक्टर के बारे में जाने, बैंकिंग प्रक्रिया के बारे में जाने, फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में जाने, इंश्योरेंस के बारे में जाने, और अपने को अवेयर करें कि भैया आने वाले टाइम में हम अपना कैरियर बीएफएसआई सेक्टर में कैसे बना सकते हैं। आप रिलेशनशिप मैनेजर के माध्यम से भी बना सकते हैं, आप रिसेप्शनिस्ट के माध्यम से भी बना सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड सेलर के माध्यम से बना सकते हैं, या और भी इस तरीके के फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से आप अपना करियर बीएफएसआई सेक्टर में बना सकते हैं। छोटे छोटे टर्म्स को जानिए, अपना सॉफ्ट स्किल को ग्रो कीजिए, अपने पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए, लोगों को बीच में बैठिए, लोगों को बीच में बात कीजिए, 5 लोगों को बात आप समझाइए और अपना एनालिसिस कीजिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि क्या मेरी बातें 5 लोगों को समझ में आई? क्या 5 लोग हमारे बातों को अच्छे से समझ पाए? अगर वो 5 लोग आपके बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं और आप उनको समझाने में सफल हो जा रहे हैं, तो यकीन मानिए बीएफएसआई सेक्टर में आपका करियर बहुत अच्छा होगा। स्टार्टिंग सैलरी तो कम होगी, लेकिन आने वाले टाइम में आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाएंगी। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर, ये आपके डेडिकेशन के ऊपर, ये आपके कम्युनिकेशन के ऊपर और ये आपके पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपने जीवन में बीएफएसआई सेक्टर में कितना आगे तक जा सकते हैं और उसमें अपना कहाँ तक रोल प्ले कर सकते हैं। आप एक बात यकीन मानिए मेरा कि एक सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर से जॉब स्टार्ट करता है लड़का उस पोस्ट से, और वो उस बीएफएसआई सेक्टर में किसी भी बैंक में मैनेजर के पोस्ट तक भी जा सकता है। ये उसके काबिलियत, ये उसके डेडिकेशन, ये उसके काम करने का जो नेचर ऑफ वर्क है, ठीक है, तरीका है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना आगे तक जाएगा। क्या वो मैनेजर तक जाएगा कि सीआरएम तक ही रुक जाएगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे भाई, मेरे साथियों, इस वीएफएसआई सेक्टर के 120 घंटे के इंटर्नशिप का ये अंतिम क्लास था। मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इन 5 क्लास में बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ जाने होंगे, और इस 5 क्लासों से आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला है, और आप लोग मेरी बातों को अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करके, इस पीडीएफ में दिए गए टास्क को पूरा करके, केस स्टडी को पढ़ के अपना करियर बीएफएसआई सेक्टर में अच्छा बनाएंगे। मैं कामना करता हूं कि आप लोग बीएफएसआई सेक्टर में अपने करियर को अच्छी ऊंचाइयों तक ले जाएं और अपना और अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाएं। मैं इसी के साथ आज इस क्लास में आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।